बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की एक्सरसाइज, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला एमसीक्यू है, व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक, ये दोनों मेटल हैं, आर मिक्स टूगेदर, एक दूसरे के साथ मिक्सड होती हैं, दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। ब्रास क्या होता है? ब्रास बेसिकली दो मेटल का मिक्सचर होता है जिसे एलॉय कहते हैं। एलॉय का मतलब है मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। तो कॉपर और जिंक जब आपस में मिक्स होते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसे हम ब्रास कहते हैं। तो वो कहता है, प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कॉपर एंड जिंक। देखें, जब कॉपर और जिंक दोनों मेटल्स हैं और आपस में मिक्स होती हैं तो दोनों के दरमियान भी फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड। दूसरा एमसीक्यू है, विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फार्मिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड आयोनिक। तो देखें, हमारी बुक में जो आंसर है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, और करेक्ट आंसर दोनों हैं। कार्बन भी ये तीनों बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन भी ये तीनों बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद है, वाई इज वाटर आ लिक्विड वाइल H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस। ऐसा क्यों है कि पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? मेरे प्यारे बेटे, उसकी खास वजह यह है कि पानी जो है दूसरे पानी के साथ जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और H2S दूसरे H2S के साथ जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वो सिंपल, हम उसे लंदन डिस्पर्शन फोर्स कह सकते हैं या उसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकते हैं, मगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एक्सिस्ट करता है। तो मैंने आंसर सिलेक्ट किया बीटा, बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट। देखें, ये बॉन्ड हैं, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, अब इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे कमज़ोर है? वो बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बना हुआ होगा। फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है। ये वाला फ्लोरीन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, ये वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड मजबूत नहीं बन पाता। तो सही आंसर इसका यही है, F2 जो है ये वीकेस्ट बॉन्ड है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ये हमने टेक्स्ट बुक के टॉपिक में भी डिस्कस किया है, लास्ट टॉपिक में, कि ग्रेफाइट जो है उसे हम बड़ी मशीनरी जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है उसके अंदर एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट जो है इसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कीपिंग इन व्यू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखें, पानी जो है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और H2S में कमज़ोर बॉन्ड होता है। HF में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, मगर HF में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। NH3 में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मगर H2O एक पानी का मालिक्यूल अपने साथ दो और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रहता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में आपको समझ आएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, सबसे ज़्यादा है। बाकियों के भी हमने बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल सबसे छोटी होती है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ये लिथियम है, इसका साइज सबसे छोटा है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, पहली पहली मेटल है, तो इसीलिए इसका दूसरी मेटल यानी लिथियम के साथ जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट देखें, विच अयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड में जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, 801 801 डिग्री सेल्सियस, बाकियों का कम होता है। नेक्स्ट हम
विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोविलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स, कौन सा कंपाउंड है जिसमें कोविलेंट बॉन्ड भी है और आयोनिक भी है। तो मेरे बेटे इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसका आंसर है। अमोनियम क्लोराइड में आप देखें कोविलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये 3 कोविलेंट बॉन्ड हैं और ये कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड है जो एरो वाला है। अच्छा, और क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पूरे पर NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला अमोनियम आयन और नेगेटिव चार्ज वाला क्लोराइड आयन, इनके दरमियान बना होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो N और H के दरमियान इस जगह पर आ गया। नेक्स्ट देखें MCQ नंबर 10, विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इथाइलिन ये उसका स्ट्रक्चर है, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली, कौन से एलिमेंट हैं जो अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और कौन से एलिमेंट हैं जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो याद रहे मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। हम कहते ही मेटल्स उनको हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखती हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो यही लिखा है मेटल लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम और मैग्नीशियम 2 मेटल्स हैं। और इसके बरक्स अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार होता है नॉन मेटल को, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट करती हैं, गेन करती हैं नॉन मेटल्स। तो नेक्स्ट है, उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है वाई डू लोअर मालिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैस आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स। लोअर मालिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड है वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस, जिन्हें हम वंडरवाल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, विच रिजल्ट इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग मीथेन एंड अमोनिया। देखें भाई, होता ये है कि ये जो छोटे मैस वाले, कम मैस वाले मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मीथेन का मैस है 16, तो एक मीथेन और दूसरे मीथेन के दरमियान होती हैं वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस। और अमोनिया का मालिक्यूल छोटा है, दूसरे अमोनिया के मालिक्यूल के दरमियान भी वीक फोर्सेस होती हैं, और जितनी वीक फोर्सेस होती हैं इंटरमालिक्यूलर, उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो चीज़ गैस या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट देखें, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। तो देखें जी, हीरा डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड वेयर कार्बन एटम आर बॉन्डेड कोवलेंटली इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेकिंग इट एक्सट्रीमली हार्ड, बड़ा ही सख्त। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, सेंटर में ये कार्बन है और इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए 4 कार्बन जुड़े हुए हैं जो कि टेट्राहेड्रल फैशन को अरेंज कर रहे हैं। और फिर इसी तरह आगे ये भी टेट्राहेड्रल, फिर ये आगे, ये सारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और जब ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, हमें कैसा मिलता है, हमें तो यूँ नज़र आता है। और मोहतरमा अगर अपने हाथ में हीरे की अंगूठियाँ, अरे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 हीरे की अंगूठियाँ मोहतरमा ने अपने खूबसूरत हाथ में ज़ेबतन यानी कि पहन रखी हैं। तो ये हीरे की इंटरेस्टिंग जो है शक्लें इसमें आपको नज़र आ रही हैं। हीरा सस्ता नहीं होता, दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे सख्त तरीन मटेरियल है। और ये बड़ी ज़बरदस्त आंसर है। आप ज़ाहिर है अब ये मोहतरमा का हाथ तो नहीं बनाएंगे पेपर में, आप ये वाला स्ट्रक्चर बस यहाँ तक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर की, ये तो हम आपको समझाने के लिए हैं। उसके बाद ये देखें सवाल कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स दैम मलेबल एंड डक्टाइल। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मलेबल क्या है और डक्टाइल क्या है। देखें, जब हम मेटल को फोर्स लगाते हैं ना, तो मेटल जो है वो शीट्स में तब्दील हो जाती हैं, तो उसे मलेबिलिटी कहते हैं, यानी मेटल्स आर मलेएबल। तो जब हम मेटल्स को फोर्स लगाकर खींच कर हम उनकी वायर्स बनाते हैं तो उसको डक्टाइलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल। तो यही लिखा है इसने, द मेटेलिक बॉन्ड इन मेटल्स एलोज देयर एटम टू स्लाइड ओवर ईच अदर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब भी हम फोर्स लगाते हैं ना, तो मेटल्स, ये देखें ये स्ट्रक्चर है, इसमें हथौड़ी मार रहा है वो, जब हथौड़ी मारता है तो मेटल्स की ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं। जब स्लिप होती हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह दिस प्रॉपर्टी मेक्स मेटल मलेएबल, यानी कैन बी हमर्ड इनटू
थिन शीट्स, यानी जब हम हथौड़ा मारते हैं तो ये पतली शीट्स में तब्दील हो जाती हैं। ये देख लें आप, ये गोल्ड है, सोनार के पास इस तरह होता है, फिर वो पतली पतली हथौड़ी से इसे मार मार के कूट कूट के इसको देखें शीट में तब्दील कर देता है, जैसे ये सोने का सिक्का नज़र आ रहा है। और फिर इसी तरह से एंड डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उन्हें खींचते हैं। ये देखें, ये मेटल है, इसको खींचा, ये पतला होता गया, पतला होता गया, ये देख रहे हैं आप। और ये जो है ना कॉपर की जो है मेटल है, और इसको खींच के पतली पतली बारीक वायर्स बना ली गई हैं। तो ये मेटल्स की वायर बड़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये डक्टाइल भी हैं और ये शीट्स भी इनकी बनाई जा सकती हैं। यानी कि शीट्स में कन्वर्ट करना ये मलेबिलिटी कहलाता है, और वायर में कन्वर्ट करना ये डक्टाइलिटी कहलाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? आंसर है यस, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इट हैज ऑलमोस्ट द same strength as a normal covalent bond because once formed it behaves like a typical covalent bond even though both electrons come from the same atom initially. बात यह है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह मजबूत होता है, क्योंकि होता तो यही है कि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम जो है वो दे रहा होता है, मगर जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ जाते हैं तो फिर ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है या प्रॉपर सिंपल कोवेलेंट है। तो इसलिए वो भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह मजबूत बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखें, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। ये आपने सिर्फ फार्मूला बनाना होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसमें ये नाइट्रोजन है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे हैं जो कि इसको दिए जा रहे हैं लोन पेयर के तौर पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और एक इधर होता है, एक इधर होता है, सॉरी एक इधर होता है इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ होते हैं 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5। बाकी ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये बॉन्ड्स जो है सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, इधर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा, इधर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन। तो ये मैंने क्या लिखा है, द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड शोज कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम with one oxygen forming coordinate covalent bond. ये एक ऑक्सीजन जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसकी तरफ कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 हैं, तो 2 ये वाले काउंट होंगे, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हेयर नाइट्रोजन फॉर्म वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखें ये नाइट्रोजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एंड वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। एंड वाइल द थर्ड ऑक्सीजन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तीसरा ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसकी तरफ हो रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ठीक है, अच्छा, विच बैलेंस विद द H पॉजिटिव आइन, हाँ इसके ऊपर पॉजिटिव आइन लगा सकते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव। वैसे ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इस लाइन को ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ तक कर लेना काफ़ी है, यहाँ तक विद ऑक्सीजन। ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आप यहाँ पे ना लिखें, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में भी ये शो नहीं है और ये फिर हाई लेवल का बन जाता है। इसमें फिर मुझे आपको फॉर्मल चार्ट समझाना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं समझाना क्योंकि वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। खैर, तो आगे इसके बाद हम देखते हैं, लेज़र पॉइंट लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं वाई HF इज अ लिक्विड वाइल HCl इज अ गैस। HF लिक्विड है, HCl गैस है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है और HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो HF फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड which significantly increase its boiling point, making it a liquid at room temperature. In contrast, HCl has dipole-dipole force which are weaker, so it exists as a gas. तो ये आप देख सकते हैं, ये dipole-dipole interaction है और ये वाला जो रेड डॉट्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने डायग्राम्स बना के शो करवा दिया है।
आगे चलते हैं। वो कहता है वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन पानी। अरे भाई ये हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पानी जो है वो पोलर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर कभी भी नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन पोलर और पानी पोलर है तो इसलिए वो हल नहीं कर सकता। हाउ डू मेटल कंडक्ट हीट, मेटल कैसे हीट कंडक्ट करते हैं? देखें जी, ये मेटल का स्ट्रक्चर है, इसमें ये पॉजिटिव आयन है और ये जो आपको छोटे 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 डॉट नज़र आ रहे हैं दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हें डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मेटल्स कंडक्ट हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिन्हें डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, विच ट्रांसफर थर्मल एनर्जी एफिशिएंटली, ये बड़ी आसानी से एनर्जी को पिकअप करते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं। होता यूं है कि अगर हम मेटल के एक किनारे को गर्म करें तो वहां पर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और दूसरे से टकराएगा और अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, अपनी एनर्जी तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे से टकराएगा, अपनी एनर्जी उसको दे देगा, और इस तरह से हीट जो है वो कंडक्ट करेगी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म, राइट डाउन द फार्मूला। 5 ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, उनके फार्मूले भी हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। अरे यहाँ तो 6 लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ जी। तो ये जो है ना आपको मैं बता देता हूँ, ये होते तो 5 हैं, ये छठा कहाँ से आ गया वो भी बताता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, यानी इंसान के मुंह में अगर चली जाए तो बंदा हैं हंसना शुरू कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ब्राउन कलर की गैस होती है। ये है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। और ये है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। बेसिकली ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना NO2, इसका डाइमर है, यानी NO2 और NO2 जब आपस में मिलते हैं तो N2O4 बनता है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड ऑक्सीजन, सॉरी आई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझाता हूँ, बहुत आसान है। व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर। आप ऐसा करें, आप सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लें, सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डाल के ना टेस्ट ट्यूब में उसका सोल्यूशन ले लें, ठीक है। ऊपर से आप ना सोडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन डालें। ये देखें, ये आपको ये बूंद नज़र आ रही है, ये सोडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन आ रहा है। जैसे ही ये आपस में रिएक्शन होता है तो ये फ़ौरन से सिल्वर और ब्रोमीन आपस में मिलते हैं और येलो वाइट कलर का जो है प्रेसिपिटेट PPT फुटकड़ियाँ बना के वो यहाँ पे दे देते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है लाइट येलो वाइट, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सॉलिड है और ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए ये PPT बना के नीचे बैठ जाता है। और बाकी सोडियम नाइट्रेट बनता है क्योंकि जो नाइट्रेट है NO3 वो सोडियम से रिएक्ट करता है और सोडियम नाइट्रेट पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए इसके आगे हमने AQ, एक्वस का मतलब है पानी में हल हो जाता है और ये नज़र नहीं आता। और सिल्वर ब्रोमाइड के आगे सॉलिड लिखा हुआ है तो ये नज़र आ रहा है आपको और ये नीचे आकर बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो अभी बनना शुरू हुआ है ना, नीचे आके बैठ जाएगा या ऊपर तैरेगा। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये नीचे आके बैठ जाएगा। ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है कि ये डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी यहाँ से ये बांड टूटेगा सोडियम और ब्रोमीन का और ये इधर से टूटेगा सिल्वर और नाइट्रेट का, तो ये 2 दफ़ा डिस्प्लेसमेंट होगी। ये सोडियम ले लेगा सोडियम ले लेगा मतलब सोडियम ले लेगा सिल्वर की जगह और सिल्वर ले लेगा सोडियम की जगह, यही कुछ लिखा हुआ है। आखिर में मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। आ येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि येलो कलर का येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म्स द सॉल्यूशन बिकम क्लियरलेस। सॉल्यूशन जो है वो क्लियरलेस है, यानी कि बाकी सारा पानी कलरलेस है, क्लियरलेस नहीं कलरलेस है। एज द सोडियम नाइट्रेट जो है वो पानी में सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाता है। और दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, आप इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड वाइल क्लोरीन एग्जिस्ट अ गैस। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस यानी इंटरमालिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा इंटरमालिकुलर फोर्सेस होने की वजह से वो सॉलिड है। क्लोरीन की बात करें तो उसमें कमज़ोर इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं, तो जिसमें कमज़ोर इंटरमालिकुलर फोर्सेस होंगी जाहिर है वो क्या होगा, वो एज अ
गैस के तौर पर एक्ट करेगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपने पता क्या करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है आयोनिक बॉन्ड, वहाँ पे आपने NaCl की एग्जांपल लेके आयोनिक बॉन्ड बनवाना है, और कोवेलेंट बॉन्ड में किसी भी की एग्जांपल ले लें आप, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है या सिंपल क्लोरीन का एटम है जो आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो मैंने आइडिया दिया है यहाँ पे, मगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। अगर शॉर्ट के तौर पर आए तो फिर आप ये 2 लाइनें लिख दें। आयोनिक बॉन्ड कैसे लिखेंगे, फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू एन अदर, NaCl। हाँ जी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड व्हेन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म NaCl क्रिस्टल। NaCl का क्रिस्टल कैसे बनता है और उसमें आयंस कैसे अरेंज होते हैं। तो ये मैंने 2 डायग्राम्स दिखाई हैं। इस डायग्राम में आप देखें, ये जो बड़े वाला ग्रीन कलर का अंडा है ये क्लोराइड आयन है, और ये जो छोटा ग्रे है ये सोडियम का आयन है। आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट करूंगा जिसमें मैंने NaCl का स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और फिर वो लिखता क्या है कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन अरेंज इन अ क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। ये देखें, ये क्यूब बना हुआ है, इसकी जो तरतीब है उसे कहते हैं लैटिस, ठीक है, क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, where each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and vice versa। मतलब एक सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड आयन के गिर्द 6 सोडियम आयन होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सर जी हमें ये कैसे पता चलेगा। देखें भाई, अगर मैं मानूं कि ये क्लोराइड आयन है, मतलब ये जो येलो कलर का है ये क्लोराइड आयन है, तो इसके गिर्द ये जो आपको 6 नज़र आ रहे हैं ये सोडियम के आयन है, ये क्लोराइड का आयन है, ये सोडियम के आयन है। आप काउंट कर लें, एक जो सोडियम है, ठीक है, उसके गिर्द 6 क्लोराइड आयन है, या एक क्लोराइड आयन के गिर्द 6 सोडियम के आयन मौजूद हैं। और ये कहाँ से निकाला है, ये मैंने इसके सेंटर से निकाला है, यानी इसी क्यूब से मैंने ये निकाला है। तो ज़्यादा मज़ीद इसको समझने के लिए आप ज़ाहिर है चैप्टर पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आपने लेक्चर देखे होंगे, मैंने स्ट्रक्चर भी समझाया। नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। वो कहता है द कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के मुकाबले में मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, बाइंडिंग फोर्स एमंग द मेटेलिक एटम। मेटल्स के एटम के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो वो बता रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कैसे, वही हमारी बुक में है, ये मैंने अपनी टेक्स्ट बुक से उठाया है। मेटल्स यूजुअली शो मेटेलिक लस्टर, चमक शो करती हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि इनके दरमियान अच्छा खासा बॉन्ड होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हार्ड भी हैं, हैवी भी हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और आप प्रेशर अप्लाई करके इनकी शक्ल तब्दील भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये मलेबल और डक्टाइल हैं। आप इनको फोर्स लगा के इनकी शक्ल जो है वो शीट और वायर में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये मैंने लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। ये मैंने आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड का कंपैरिजन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे का सारा वही है जो हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। तो इधर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप ये टॉपिक समझना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को फॉलो करेंगे, वहाँ मैं कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड डाल दूँगा, ठीक है। इस यहाँ आप उसको समझ लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ विल यू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल। ग्रेफाइट जो है उसमें करंट कैसे गुजरता है। सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कि ग्रेफाइट हैज़ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या आप इन्हें लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर विच अलो इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखें, ये ना कार्बन के एटम के हेक्सागोन, ये लेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये लेयर्स हैं और ये लेयर्स के दरमियान आपको वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नज़र आ रही हैं रेड कलर से। अच्छा, समझाने के लिए ये क्या किया, इस लेयर को ये देखें ये यूं बना दिया, इस लेयर को यूं बना दिया और इसी लेयर को यूं बना दिया। अब इन लेयर्स के दरमियान यहाँ पे ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन, आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप करंट गुजारेंगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जो है वो यहाँ से
गुजर जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वाई आर मेटल यूजुअली हार्ड एंड हैवी? मेटल क्यों सख्त होती हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग and dense packing of atom in their lattice structure. Hard metal in this picture is osmium. ये मैंने शो किया है, मेटल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, लोहे से भी ज़्यादा हार्ड होती हैं ये, तो मेटल है, इसमें हैवी बॉन्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और पैकिंग बड़ी टाइट होती है। मेटल्स के जो आयन हैं वो आयन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान बड़ी टाइट पैकिंग होती है, इसीलिए। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन, ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देखने में भयंकर नजर आता है मगर बहुत आसान है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन 2 AlCl3 मॉलिक्यूल टू फॉर्म Al2Cl6। देखें भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये एक आयोनिक कंपाउंड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3, जब ये 2 मॉलिक्यूल यानी AlCl3 आपस में मिलते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये डाइमर बना देते हैं, डाइमर, जिसका फार्मूला है Al2Cl6। तो आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। वो कहता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन एटम। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन AlCl3। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ ना 3 क्लोराइड जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड बना हुआ है। अब एल्यूमिनियम जो है ना, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ वाले, 2 इधर वाले और 2 इधर वाले। तो ये हो गया ऑक्टेट नामुकम्मल, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सेम इसी तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्यूमिनियम AlCl3 में। तो यही बात उसने लिखी हुई है। अब होगा क्या, अब ये होगा कि ये वाला जो क्लोरीन का एटम है ना, इसके पास ना 3 लोन पेयर हैं, ये अपना एक लोन पेयर इस एल्यूमिनियम एटम की तरफ बढ़ा देगा। यहाँ पे देखें, ये एरो लगा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इधर से ये वाला क्लोरीन का एटम अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ाएगा, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देखें, ये एरो नज़र आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये एक डाइमर बन जाएगा। डाइमर का मतलब है जिसमें 2 AlCl3 हों, यानी 2 जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपस में यूनाइट हो जाएं, जुड़ जाएं। ये मैंने बना दिया, ये देखें, यहाँ पे देख ले, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है, और इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है। फिर हमने सिंपल स्ट्रक्चर भी आपके लिए मेरे बेटे ड्रा कर दिया है। बस यही कुछ हमने लिखा हुआ है। वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बना लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अब एल्यूमिनियम के पास लोन पेयर, मतलब अब एल्यूमिनियम के जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया है, 2 4 6 और ये 8। इस वाले को भी देखें, 2 4 6 और ये 8। तो यही कुछ मैंने लिखा है, आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं रीड करवा देता हूँ। द एल्यूमिनियम एटम इज AlCl3 हैज़ only 3 valence electron which are shared with the 3 chlorine atom. This means the aluminium atom does not have a full set of 8 electron, making it electron deficient. To overcome this electron deficiency, 2 AlCl3 molecule can share chloride ion to form a new molecule Al2Cl3. This process is called dimerization, और इससे जो बनता है, this is called dimer. The resulting Al2Cl6 chlorine molecule has 2 aluminium atom bridged by 2 shared chloride ion. देखें, ये जो है ना, ये ब्रिज का काम कर रहा है, ये क्लोराइड आयन, यानी इस एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम के दरमियान ये वाला क्लोराइड आयन ये ब्रिज का काम कर रहा है, ऊपर भी ये ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद द अदर 4 क्लोराइड आयन आर अटैच्ड टू द एल्यूमिनियम एटम बट नॉट एज आ ब्रिज। मतलब ये वाले जो 4 हैं वो लिखा हुआ नहीं है, शायद तस्वीर के नीचे दब गया। नॉट एक्ट एज ब्रिज्ड एटम, ठीक है, ये लिख देंगे आप, ये और ये 4, ठीक है। आखिरी सवाल है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड, रेत, ठीक है। रेत किसे कहते हैं कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, कौन जानता था रगे जान में उतर जाएगा। और शेर है कि आखिर कभी तो वो रेत पे बैठी होगी, तेरा प्यार दरिया है उतर जाएगा।
तो ये बेटा जानी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सैंड का स्ट्रक्चर है। ये फार्मूला हम लिखते हैं SiO2, मगर एक सिलिकॉन के गिर्द 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के गिर्द 2 सिलिकॉन। ये देखो ये ऑक्सीजन है, एक सिलिकॉन ऊपर एक सिलिकॉन नीचे, 2 हो गए। अब सिलिकॉन के गिर्द 4 ऑक्सीजन, 1 2 3, ये 4। तो ये एक नेटवर्क है, ये जाल है कोवेलेंट बॉन्ड का, बहुत बड़ा जाल है, नेटवर्क है, लैटिस है, तरतीब है। मगर हम फार्मूले में SiO4 नहीं लिखते, हम फार्मूला में इंपीरिकल फार्मूला लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशो SiO2। ये इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है अगले चैप्टर में आप समझेंगे। तो वो कहता है सैंड आल्सो नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड फाउंड ऑन अर्थ। कुदरती तौर पर पाए जाने वाला ज़मीन पर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। इट्स मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल सैंड एंड रॉक्स। तो ये मिट्टी में रेत, मतलब रेत जो है बजाते खुद वो सैंड है, सैंड सॉरी सैंड ही तो रेत को कहते हैं ना। तो SiO2 जो है वो रेत ही है, और वो मतलब रेत में पाया जाता है। ये यूँ समझ लें कि रेत के अंदर रेत है, वो ये लिख रहा है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल सैंड एंड रॉक, यानी चट्टानों में रेत होती है, रेत वाली जगह पे होती है, और सॉइल मिट्टी के अंदर होती है। खैर, स्ट्रक्चर ऑफ सैंड देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड इज़ अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। जायंट माने बड़ा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। आल्सो नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल भी इसे कहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में एक सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन फॉर्मिंग ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम। ये देखें, ये ऑक्सीजन है ना, ये ब्रिज का काम कर रहा है 2 सिलिकॉन के दरमियान। The silicon and oxygen atom are arranged in a repeating pattern of silicon oxygen tetrahedral structure। देखें, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन के गिर 4 ऑक्सीजन है, तो ये टेट्राहेड्रॉन, ये देखें ये एक और टेट्राहेड्रॉन, ये एक और टेट्राहेड्रॉन। तो ये रिपीटिंग यानी बार बार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और चल रहे हैं। द टेट्राहेड्रा आर लिंक्ड टुगेदर इन अ 3 डायमेंशनल लैटिस। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी 3 डायमेंशनल यानी जैसे जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है। फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड फ्रेमवर्क, बहुत ज़बरदस्त और सख्त जो है ना एक बड़ा सारा रिजिड फ्रेमवर्क बनाता है। ये नीचे ना कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, वैसे हमने लिख दी हैं, अगर आप लिखना चाहें तो। इसका स्ट्रक्चर यूनिक होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हार्ड होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि सारे बांड तो पूरे हैं हर एक के, तो रिएक्शन में हिस्सा कैसे लेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम MCQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, शॉर्ट लॉन्ग, विद डायग्राम, विद ईजी एंड मच मोर ईजी कॉन्सेप्ट। तो प्यार करते रहिए अपने आप से, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर। अगर आपको केमिस्ट्री लवर सर्च करने से मेरा चैनल नहीं मिलता तो फिर आप लिख दें सीधा मेरा प्यारा सा नाम ज़ीशान हैदर और आगे केमिस्ट्री लिख दें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है हमारा काम अच्छा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेसन में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।